अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा, अदालत जेल में नहीं लगेगी। अब ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया है, खान साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, खान साहब के वकला का क्या मौकिफ है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने हलफ उठा लिया है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। अवामी और पार्लियामेंट के दबाव की वजह से एक शहजादे से उसकी मरात वापस ले ली गई हैं, ये क्या मामला है वो भी आपको बताएंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से है। उनके ऊपर आपको पता है कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक मुकदमा कायम किया और उस मुकदमे में उन पर इल्जामात हैं कि उन्होंने पुलिस से कोई बंदूक छीनी, कोई आइस का नशा उनसे मिला, बहुत सारे उनके ऊपर इल्जामात हैं। ये इस किस्म के इल्जामात हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठ के कहा कि जनाब ये बड़े एक तरह से गलत किस्म के इल्जामात हैं और इस मुकदमे में कोई जान नहीं और इस मुकदमे को फारिग कर देना चाहिए और जिन लोगों ने इस किस्म का मुकदमा बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब इस मुकदमे की कार्रवाई आगे बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है, बाकायदा इसका ट्रायल चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान साहब ने दरखास्त की अदालत से कि भाई आप बराह रास्त दिखाएं इसकी जो भी इसकी कवरेज है, जो भी यहां से जिस तरीके से ट्रायल चल रहा है आप बराह रास्त दिखाएं ताकि पूरी कौम देखे कि मुझ पे किस किस्म का इल्जाम है। अब मतीउल्लाह जान साहब को जो भी जानते हैं सबको पता है कि वो कितना नशा करते हैं या कितना नशा नहीं करते। उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हो सकता है कि किसी सियासतदान दोस्त को इख्तलाफ हो, किसी सहाफी को इख्तलाफ हो, लेकिन जिस किस्म के इल्जामात लगाकर उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, जो भी उनको जानता है। और दूसरी बात यह है कि अब इसके अंदर मतीउल्लाह जान साहब के वकला की जानिब से भी ये कहा गया था कि इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद मोजिज अदालत ने इस केस को चलाना जरूरी समझा। अब सबको पता है, हर कोई ये बात कर रहा है, इवन हुकूमती शख्सियात ये कह रही है कि जनाब ये फेक सा केस लगता है, लेकिन उसके बावजूद अदालत ये फरमा रही है कि हमने इस मुकदमे को चलाना है। इससे आप इस पूरे निजाम के अलमिये का अंदाजा लगा लें कि सबको पता है कि भाई ये किस किस्म का मुकदमा है, लेकिन उसके बावजूद ये मुकदमा चलाया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसकी बराह रास्त कवरेज दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती। मेरे ख्याल में तो दिखाई जानी चाहिए ताकि पूरी कौम को भी पता चले कि मतीउल्लाह जान साहब जो हैं कितने बड़े बड़े उन्होंने जराइम किए हैं और किस किस्म के उनके ऊपर इल्जामात हैं और किस किस्म के सबूत उनके खिलाफ अदालत में पेश किए जाते हैं। मौलाना ने एक जलसा किया, जलसे में उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद की। उसके ऊपर रजी दादा साहब ने एक ट्वीट की हुई थी और siyaset.pk ने भी उसको शेयर किया हुआ है कि सऊदी सफीर से सिफारिश करवा के जलसे की इजाजत लेते हैं और फिर बेटी के लिए घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं। तर्ज तखातब बहुत ही नामुनासिब, गैर मौजू और गैर इखलाकी था। आपको अगर मुजवजा 27वीं तरमीम में कोई अहमियत नहीं मिल रही तो आप पार्लियामेंट में एक्टिव हो, ना कि हमें गालियां देकर तवज्जो हासिल करने की कोशिश करें। ये रजी दादा साहब ने ट्वीट की हुई है। अब तासुर यही है कि ये जो मौलाना साहब ने जलसा किया और जलसे में उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के ऊपर तनकीद की, ये उसका जवाब दिया है रजी दादा साहब ने। क्योंकि जब रजी दादा साहब पे तनकीद होती है तो मरियम बीबी भी उनको ऑन भी करती हैं और कहती हैं कि मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, रजी दादा के खिलाफ ये हुआ, रजी दादा के खिलाफ वो हुआ। एनीवे हर किसी का राइट है, हर कोई अपनी बात कर सकता है। जब रजी दादा साहब को पीटीवी से निकालने की बात हो रही थी, मेरे व्लॉग्स रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं इस चीज की मुखालफत करता हूं। इतना भी हमें लोगों को बिल्कुल वो शट डाउन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन हमें बर्दाश्त करनी चाहिए और दूसरा किसी का रोजगार उस तरह नहीं लेना चाहिए। ये रिकॉर्ड के ऊपर मेरे 2-3 व्लॉग्स के अंदर मैं इसका जिक्र कर चुका हूं। एनीवे वो एक अलग चीज है, लेकिन ये जो मामला है इसमें जो वो फरमा रहे हैं कि सऊदी सफीर से सिफारिश करवाकर जलसे की इजाजत लेते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या इस मुल्क में अब जलसा करने के लिए भी, क्या मरियम नवाज साहिबा की जमहूरियत में, क्या शहबाज शरीफ साहब की जमहूरियत में, क्या बिलावल साहब की जमहूरियत में, क्या आसिफ जरदारी साहब की जमहूरियत में आपको जलसा करने के लिए भी सऊदी अरब से इजाजत लेनी पड़ती है, सऊदी अरब से सिफारिश करवानी पड़ती है? इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या माहौल है। अब ये जो बात है ये दावा मैं नहीं कर रहा या कोई हुकूमत का बहुत बड़ा नाकिद नहीं कर रहा, ये रजी दादा साहब कह रहे हैं। और रजी दादा के हवाले से जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया
कि मरियम बीबी क्या कहती हैं और हुकूमत के हवाले से रजीदादा के जो ख्यालात हैं वो भी सबके सामने। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब सऊदी अरब से सिफारिश करवा के पहले आपने जलसे की इजाजत ली और उसके बाद फिर घटिया जुबान इस्तेमाल की, उसके ऊपर वो काफी ज्यादा नाराज हैं। बुनियादी तौर पर इससे तासुर ये मिल रहा है कि जो मौलाना ने मरियम बीबी पे तनकीद की कि भाई आपके जो 10,000 हैं ये हम आपके मुंह पे मारते हैं, जो आपने उलमा कराम को देने की बात की है तमाम मकातबे फिक्र की जानिब से, मैं ये आपके मुंह पे मारता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। बड़ी सख्त बातें की मौलाना ने। तो उसके ऊपर रजीदादा का ये ट्वीट के ऊपर रद्द-ए-अमल आया हुआ था और अपनी इस ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है 27वीं तरमीम के हवाले से कि अगर आपको कोई अहमियत नहीं मिल रही तो यकीनन ये सब कुछ जो है मौलाना की जानिब भी इशारा किया जा रहा है। और 26वीं तरमीम में तो मौलाना को बड़ी अहमियत मिली थी, 27वीं तरमीम भी अगर होती है तो यकीनन मौलाना को अहमियत मिल जाएगी और मौलाना कोई सिस्टम के ज्यादा खिलाफ भी नहीं जाएंगे। आगे पीछे थोड़ा बहुत शोर मोर डाल के मौलाना आपको सिस्टम के साथ ही चलते हुए नजर आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने हलफ उठा लिया है। आपने गुज़िश्ता रोज ये खबर देखी होगी, कल रात को ये खबर सामने आ गई थी कि सोहेल खान अफरीदी साहब ने अपनी काबीना की तश्कील एक तरह से कर दी है और उसमें 10 वज़रा को शामिल किया गया है और 3 एडवाइजर डाले गए हैं। टोटल ये 13 की गालबन तकरीबन ये काबीना है। और मैंने आपको बताया था कि पहले दिन ही ये फैसला हुआ था कि 6 से 10 वज़रा काबीना के अंदर शामिल होंगे, तो 10 वज़रा हैं और 3 एडवाइजर हैं। अब एक सहाफी ने यह भी ट्वीट किया हुआ था कि भाई इस काबीना के अंदर किसी खातून को भी शामिल कर लेते तो अच्छा होता। मशवरा तो उस सहाफी का बड़ा अच्छा था, बड़े उन्होंने मेरे ख्याल में नेकनीति से ये मशवरा दिया होगा। लेकिन इशू ये है कि एक ही खातून जनरल सीट पे आई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से और वो डिप्टी स्पीकर हैं। बाकी जो ख्वातीन की नशिस्तें थी उनके ऊपर तो अपोजिशन वाले आके बैठ गए। काजी फायज ईसा ने जो फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने जो किया, जो JUIF ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने मिल के किया, वो सारी ख्वातीन की नशिस्तें जो इनकी बनती थी, जो जिनका मैंडेट था, जिनका वोट था, उनको नहीं मिली, दूसरों के दरमियान बांट दी गई। और वो जो ख्वातीन आई हैं वो वहां पे खड़े होके हुकूमत के ऊपर तनकीद भी करती हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो काजी फायज ईसा से बनता है, इस सारे निजाम से बनता है जिन्होंने मिल के वो जो मखसूस सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी और उन लोगों को दे दी गई जिनका ना मैंडेट है, जिनका ना वोट है। लेकिन उसके बावजूद जनाब वो बड़ी उन्होंने डिठाई से वो सीटें भी ले ली हैं, तनख्वाह भी ले रहे हैं, तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, काबीना के हवाले से मैंने खबर एक आपके साथ शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपसे शेयर कर रहा हूं कि बैरिस्टर सैफ साहब काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। ये सोहेल खान अफरीदी ने फैसला किया हुआ है। हाँ, अगर इमरान खान साहब बराह रास्त कहते हैं कि जनाब इनको बनाया जाए, पैगाम भेजते हैं अपनी बहनों के जरिए या मीडिया से बात करते हुए ये कहते हैं जब तक मुसद्दका पैगाम नहीं आएगा, डायरेक्ट पैगाम नहीं आएगा बैरिस्टर सैफ को, जो अफरीदी साहब हैं, सोहेल अफरीदी साहब हैं, वो काबीना के अंदर शामिल नहीं करेंगे। और फिर आपने देखा कि ये जो काबीना बनाई गई है उसमें बैरिस्टर सैफ साहब को शामिल नहीं किया गया। अगर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाती है और इमरान खान साहब उनको कहते हैं तो फिर वो उनको शामिल कर लेंगे, अदरवाइज उनको इस काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा। अब इमरान खान साहब की जो मुलाकातों वाला मामला है उस हवाले से उनकी जमात ये कह रही है कि उनको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये है कि नवंबर के महीने में खान साहब का एक्सेस रोक दिया जाए, तमाम वकला भी उनसे ना मिल सकें, खानदान के लोग भी उनसे ना मिल सकें, दीगर जो उनके सियासी रुफका हैं वो भी उनसे ना मिल सकें। हुकूमत पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि बुनियादी तौर पर जो 11 मुकदमात हैं 9 मई वाले, जिनका बहुत सारी जिनका जो पहले ट्रायल है वो जेल के अंदर चलता रहा है, डयाला जेल के अंदर चलता रहा है, अब नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है कि वो मुकदमात ATC रावलपिंडी में चलेंगे और इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। दूसरा उनका एक और जो मुकदमा है उसकी डेट भी 27 नवंबर की डाल दी गई है। मेरी खान साहब के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब से बात हुई, इसलिए कि पहले भी जब ये नोटिफिकेशन आया था उसको चैलेंज किया गया था, लेकिन उससे पहले ही वो नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया था और जेल ट्रायल बहाल हो गया था। अब ये दोबारा ये चीज सामने आई है। दूसरी जानिब जो बुशरा बीबी की फैमिली है उनसे भी मुलाकात रोक दी गई है। तो खान साहब ने कुछ दिन पहले अपने फैमिली जराए को यह बताया था कि मुझे आइसोलेट करने की ये कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि ये मेरी मुलाकातों के अंदर रुकावट डालेंगे और आप वकला तक जो एक्सेस है उसको भी रोका जाएगा। खालिद यूसुफ चौधरी जो इमरान खान के वकील हैं, मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि इससे तासुर ये मिल रहा है, कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि खान साहब की मुलाकातों को रोकने के लिए
वीडियो लिंक वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से। उन्होंने कहा ये तासुर नहीं, ये 100% यही वजह है। ये खान साहब के वकील का मौकिफ है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब का। उसके अलावा मेरी एक और उनके जमात के सीनियर लीडर से बात हुई, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि भाई बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि नवंबर के महीने में खान साहब की किसी सियासी लीडर से कोई मुलाकात ना हो, वकला तक भी एक्सेस को रोका जाए। कुछ जो लोग हैं शायद जो हुकूमत जिनको जाने देती है उनकी मुलाकात करवा दी जाए। आपने देखा ना कि कुछ लोगों की मुलाकात हो जाती है, कुछ की मुलाकात नहीं होती, किसी का नाम लिस्ट में नहीं भी होता, वो फिर भी अंदर चला जाता है। उसमें एक मिसाल यूसुफजई साहिबा भी हैं, वो आए रोज वहां पे पहुंची होती हैं, लेकिन दीगर जो लोग हैं, असद कैसर साहब हो जाएं, जुनेद अकबर साहब हो जाएं, शायद खटक हो जाए, मीना खान अफरीदी हो जाए, सोहेल अफरीदी हो जाए, इनको कोई अंदर नहीं जाने देता। अली अमीन को भी नहीं जाने देते थे, तो लेकिन कुछ लोगों को जाने दिया जाता है। तो उनकी जमात के रहनुमा मुझे ये बता रहे थे कि कोशिश हुकूमत की यही होगी कि इन मुलाकातों को टाइटली कंट्रोल किया जाए और सिर्फ उनकी मुलाकात करवाई जाए जिनकी हुकूमत वाले चाहते हैं। लेकिन अब ये जो मुकदमात के अंदर वीडियो लिंक के जरिए उनको पेश करने की बात हुई है, उसके हवाले से उनकी लीगल टीम का ये कहना है कि ना वकला को एक्सेस दिया जाएगा, कोशिश ये होगी कि हर किसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए और नवंबर के महीने में खान साहब की किसी से मुलाकात ना हो सके। पर ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको खान साहब की लीगल टीम चैलेंज करेगी। जी हाँ जी, ये नोटिफिकेशन उनको मिल गया है, इसको लेके वो अदालत में जा रहे हैं, इसको वो चैलेंज करेंगे और वो ये कह रहे हैं कि वो इसको कैंसिल करवाएंगे। वकला से मिलना खान साहब का राइट है, फैमिली से मिलना उनका राइट है, लेकिन जिस तरह खान साहब ने खदशात का इजहार किया था, अब लगता है ऐसे ही है कि चीजें उस तरफ जा रही हैं कि खान साहब की मुलाकातों को बिल्कुल महदूद किया जाए। अच्छा, कल बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो फायर बंदी है उसमें एक तरह से अब एक्सटेंशन दे दी गई और अब अगला मुज़ाकरात का दौर होगा, वो भी गालिबन तुर्की में होगा। इसमें कतर भी अपना किरदार अदा कर रहा है, तुर्की भी अपना किरदार अदा कर रहा है और एक तरह से जो ये सारा मामला है इसको ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सफारती सतह पे जो पाकिस्तान की नाकामी है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। वो अफगानिस्तान जिसके हवाले से कहा जाता है कि जी चीनी भी इधर से जाती है तो आटा भी इधर से जाता है, तो 40 लाख लोग भी हमने उनके रखे में। लेकिन इस वक्त हमारी जो सफारती पोजीशन वो ये है कि हम बराह रास्त उनसे बात नहीं कर सकते, उनसे भी मामलात हल करने के लिए हमें 4 मुल्क बीच में डालने पड़ते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें, जो ये सफारती बातें करते हैं कि जी बड़े हमने सफारती झंडे गाड़ दिए, इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, ये हो गया वो हो गया, कभी कोई जेंट्री बीच आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है। हाँ, मिलिटरीली अगर फौजी एतबार से बात की जाए तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए कोई चैलेंज नहीं है। जो इस तरह की मिसालें दी जाती हैं कि वहां पे बड़ी बड़ी एम्पायर्स आके तबाह हो गई, तो ये हो गया वो हो गया, वो सारी देवमालाई बातें हैं। अगर आप उस मुल्क की हालत देखें, वहां पे जो सिचुएशन है, वहां की जो फौज है, वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। लेकिन वो एक हमारा हमसाया मुल्क है, हमने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने, उनके हमारे जो है रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं, कोई जबरदस्ती वो इधर नहीं आए थे। 80s के अंदर हमें यही बताया गया कि जी वो हमारी बका की जंग लड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे रेफ्यूजीज भी आए, फिर उसके साथ क्लैशनकोफ भी आई, फिर यहाँ पे हेरोइन कल्चर भी आया। हमारी पूरी सोसाइटी की जो एक तरह से फैब्रिक थी उसको तब्दील कर दिया इस जो अफगान जहाद था उसने। बाद में उसके हवाले से चीजें बिल्कुल तब्दील हो गई, कभी ये मौकिफ बनता है, कभी वो मौकिफ बनता है। लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर अगर हमने कोई बहुत बड़ी तब्दीली देखी तो वो जब ये अफगान वॉर हो रही थी उसके दौरान हमने देखी। पाकिस्तान जितना अफगान सोसाइटी को नुकसान पहुंचा उस सारी जंग की वजह से, अगर आप ये कहें कि काफी हद तक पाकिस्तान की सोसाइटी को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा उस जंग से, तो ये गलत ना होगा। बहुत सारी चीजें यहां पे भी हुई। एनीवे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमारे उनसे दरीना ताल्लुकात हैं, बातचीत के जरिए मामलात को हल करने की जरूरत है। लेकिन जब ये बातचीत हो रही थी, अब तो इलामिया सामने आया है कि फायरबंदी हो गई है, लेकिन यहां से कुछ हुकूमती वुजरा जो है उनको तोरा बोरा की मिसालें दे रहे थे, उनके ऊपर बमबारी करने की बातें कर रहे थे। भाई अगर वो पाकिस्तान पे हमला करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ शरारत करते हैं, तो यकीनन उनको ऐसा जवाब मिलेगा जैसा भारत को मिला है। और भारत की भी अब यही ख्वाहिश है कि खुद जूते खा के खुद तो अब वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता मोदी, जिस तरीके से उसको पाकिस्तान की आर्मी ने, एयरफोर्स ने आगे से ठुकाई की है। अब उनकी ख्वाहिश ये है कि वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करें। तो तालिबान को खुद भी सोचने की जरूरत है कि भाई क्यों आप उनकी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों ममालिक के हक में है कि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ज्यादा कशीदा ना हो और बातचीत के जरिए हम मामलात को हल कर लें। अच्छा, दूसरी जानिब भारत के अंदर हालत यह है कि उनकी एक फीमेल क्रिकेटर हैं जो क्रिश्चियन हैं,
उनकी जिम खाना की यानी एक क्लब की मेंबरशिप कैंसिल की गई। उनके बाप पे इल्जाम लगाया गया कि जी इन्होंने एक हॉल यहाँ पे बुक करवाया और वहां पे वो क्रिश्चियनिटी के हवाले से बात करते हैं, और इतना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, उनको ट्रोल किया गया। हिंदुत्व जो ट्रोल्स हैं उनकी जानिब से, मजहबी इंतहा पसंदों की जानिब से। अब उन्होंने अपनी टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, तो अब अचानक जनाब भारतीय मीडिया उनको दिखा रहा है कि जी ये बड़ी वो जबरदस्त हमारी प्लेयर हैं, ये कौमी हीरोइन है। भाई पहले आप उनके साथ क्या सलूक कर रहे थे? सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन है। यही हालत आपने वहां पे मुसलमान प्लेयर्स की भी देखी। वो हर वक्त ऐसी बात करते रहते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि जनाब किसी तरह ये सोसाइटी हमें कबूल कर ले। अब आपकी नजर में ये जो प्लेयर हैं जमाइमा रॉड्रिगज, ये कौमी हीरो बन गई हैं, कौमी हीरोइन बन गई हैं, लेकिन सिर्फ उनके मजहब की वजह से, क्योंकि उनका मजहब मुख्तलिफ है। आप लोगों ने उनकी मेंबरशिप कैंसिल की जिम खाना क्लब की वहां की, उसके अलावा उनके खानदान को टारगेट किया, उनको टारगेट किया। इसी तरीके से आप माजी में देखते रहे हैं कि जो भारत की टीम के अंदर जो मुसलमान प्लेयर हैं उनके ऊपर भी इसी किस्म का क्रिटिसिज्म होता था। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो हर वक्त वहां पे अपीजमेंट करते रहते हैं, अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह वो जो है वहां का एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट वो हमें कबूल कर ले। भाई उन्होंने तो आपको कबूल नहीं करना, ये चीज तो आज से 100 साल पहले ही क्लियर हो गई थी। पर एनीवे, इससे आप अंदाजा लगा लें कि जनाब वहां पे क्या हालत है। वहां की हुकूमत और उनके हमायती वहां के कमजोर तबकात के साथ जो कुछ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा जी, देखें जो लीडर्स होते हैं मकबूल होते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, कोई मेहर साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट की हुई है कि मैंने अपनी शादी के कार्ड पर भी मरियम साहिबा की तस्वीर के छपवाई थी, यानी अपने शादी के जो कार्ड बनवाए थे उनके ऊपर भी मरियम बीबी की तस्वीर लगवाई थी, और शादी का गिफ्ट भी तस्वीर वाला मिला था। यानी किसी ने उनको गिफ्ट किया शादी पे और उसके ऊपर मरियम बीबी की और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई थी, और शादी के कार्ड पे भी उन्होंने मरियम बीबी की तस्वीर छपवाई थी अपने शादी के कार्ड पे। अब इस तरह का कोई भी तारीफ हो सोशल मीडिया पे मरियम बीबी की, वो कहीं से घूम फिर के मरियम बीबी के पास जरूर पहुंच जाती है, और मरियम बीबी उसके ऊपर कोट ट्वीट करके ट्वीट भी कर देती हैं। और उसी ट्वीट के ऊपर मरियम बीबी ने ट्वीट किया हुआ है, पता भेजें मैं भी शादी का तोहफा भेजूं, मरियम बीबी ने ये कहा। तो देखे ना, इतनी वो मकबूल अवामी लीडर हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर लाखों सोशल मीडिया सार्फिन है। अगर कोई एक बंदा भी उनकी तारीफ करे तो वो तारीफ फौरन उन तक पहुंच जाती है, और वो उसके ऊपर जवाब भी देती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो उसको एक्नॉलेज भी करती हैं। और इनका तो उन्होंने कहा है कि जी पता भेजें। वैसे तो एक पता शादी के कार्ड पे भी लिखा हुआ है, पर एनीवे शायद क्या पता वो पता जो है कोई और कहीं और का हो, पर उन्होंने मांग लिया जी पता। ये वैसे तो ये इनबॉक्स करके भी उनसे पता पूछा जा सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में पूरी कौम को दिखाना भी तो है ना कि लीडर कितने मकबूल हैं और अवाम उनसे कितनी मोहब्बत करती है। कभी किसी ने केक के ऊपर उनकी तस्वीर लगाई होती है, कभी किसी ने क्या किया होता है, कभी आके उनसे बच्चे गले मिलते हैं, कभी लोग कहते हैं सब दी माँ आ गई है। और अब तो आपको पता है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जहां फंक्शंस वगैरह होते हैं, लोग आके कैसे सेल्फियां वगैरह भी लेते हैं। वैसे एक गिला शिकवा ये भी है कि जो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, जब भी किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में ऑडियंस बैठी होती है, वहां पे हमेशा पीटीआई की सपोर्ट ज्यादा होती है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे, बल्कि एक जगह पे मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो वो ये कह रहे थे कि ये गिला शिकवा भी किया जाता है कि जी क्राउड को बैलेंस किया जाए, यानी कुछ बंदे हमसे हमारी तरफ से भी ले लिए जाएं। वहां पे जब भी वोटिंग होती है तो 8 वोट पड़ते हैं नून लीग को, बाकी जो है 100 वोट पड़ता है इमरान खान को, किसी जगह पे भी जहां पे इस किस्म की वो सारी चीजें हो रही होती हैं। तो एक ख्वाहिश ये भी है कि जैसे बाकी सारी मीटिंग्स मैनेज होती हैं, लोग आके गले मिलते हैं और लोग आके तारीफें करते हैं, उसी तरीके से इन मीटिंग्स को यानी इन प्रोग्राम्स को भी जहां पे लोग आके टीवी पे बात करते हैं, सामने पैनल बैठा होता है, इनको भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। मैनेज करने से मेरा ये मतलब है कि ये जो इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर नज्म जब्त का ख्याल रखा जाए। कतन मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई ये कहता है कि जनाब के 10 बंदे आप हमसे भी ले लें, बताएं कि जी प्रोग्राम हो रहा है, 10 बंदे हमारे भी बैठ जाएं ताकि वहां पे स्टूडेंट हमारी भी बात करें। तो मेरा कतन वो मतलब नहीं है। लेकिन एक मेरी हुकूमती शख्सियत से बात हुई कुछ अर्सा पहले, वहां पे 1-2 साफी और भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि जी फेयरनेस का तकाजा ये है कि जब इस तरह का कोई टीवी प्रोग्राम हो तो दोनों तरफ के लोगों को बुलाया जाए। तो उनको मैंने कहा कि भाई वो ऑडियंस है,
आप पैनल में दोनों तरफ के लोगों को बुलाते हैं। ऑडियंस तो देखें ना, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उधर 150 तालिब इल्म है, 200 तालिब इल्म है, वो आके हॉल में बैठ गया, वो किसी टीवी चैनल ने तो सिलेक्ट नहीं करना। आप ये चाहते हैं कि उनके अंदर भी बराबर हो, आधे सपोर्टर पीटीआई के हों, आधे सपोर्टर हमारे हों। भाई जब कौम के अंदर ही ये रेशो नहीं है तो हॉल के अंदर हम ये कैसे रेशो बना लें। लेकिन वो बजिद थे कि नहीं जनाब, ये जो है ना वो सहाफती असूलों के खिलाफ वर्जी है कि जनाब दूसरी तरफ के इतने ज्यादा लोग हैं। मैंने उनको फिर कहा भाई पैनल के अंदर तो देखें, 2 नून लीग के सपोर्टर बैठे हुए, 2 पीटीआई के नुक्ता नजर वाले बैठे हुए या कोई और नुक्ता नजर वाले बैठे हुए, बाकी जो आगे अवाम है उसके अंदर तो हम ये नहीं कर सकते ना कि जी अवाम के अंदर से हम कहें जी 4 वो आ जाए 4 वो आ जाए। जितनी अवाम हमने वहां पे बुला ली, हमने कहा जी 400 लोग आ जाएं पाकिस्तानी। अब उन 400 में से अगर 150 जो है वो नून लीग के सपोर्टर हैं, 200 जो है पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं या 600 पीटीआई के सपोर्टर हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी गिला शिकवा किया जाता है कि जी उसको भी बैलेंस किया जाए। अच्छा जी, आखिर में एक शहजादे से उसकी मरात वापस ले ली गई हैं। मरात क्यों वापस ली गई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और इसमें जो पार्लियामेंट का किरदार है उस हवाले से भी आपको बताता हूं। वैसे असल शहजादे शहजादियां तो पाकिस्तान में हैं, जिनके ऊपर ना किसी पार्लियामेंट का कंट्रोल है, ना किसी कानून की अमलदारी उनके ऊपर होती है, ना कोई और इस किस्म का मसला है। एनीवे, जो बरतानिया के शहजादा एंड्रयू हैं, उनसे उनके शहजादे का जो लकब है या शहजादे का जो टाइटल है वो वापस ले लिया गया है। दीगर मरात भी उनसे वापस ले ली गई हैं। जो सरकारी रिहाइशगाह या फिर जो जिसे आप कह सकते हैं जो उनकी स्टेट है रॉयल फैमिली की, जिसमें उनको एक जगह मिली हुई थी, एक घर मिला हुआ था, वो भी उनसे वापस ले लिया गया है। अब वो प्राइवेट रेजिडेंस में शिफ्ट होंगे। उनके ऊपर कुछ इल्जामात वगैरह लगे थे। आपको पता है एप्स्टीन फाइल्स का अक्सर जिक्र होता है। एक शख्स था जेफरी एप्स्टीन, जिसका ताल्लुक अमेरिका से था, लेकिन बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि उसके इसराइल के साथ बड़े करीबी मजहबी और सोशल ताल्लुकात थे, और वो बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग्स वगैरह करता था। वो वहां पे पार्टियां करवाता था, वहां पे ख्वातीन आती थी, लोग उनसे मिलते थे और वहां पे लोगों की वीडियोस वगैरह बन जाती थी। और बुनियादी तौर पे वो एजेंसियों का फ्रंटमैन था, जिसमें अक्सर नाम आता है इसराइल का और इसराइली एजेंसियों का। एनीवे, उसी फाइल्स के अंदर शहजादा एंड्रयू का नाम भी आ रहा था। माजी में कुछ और कंट्रोवर्सीज वगैरह भी होती रही, और अब ये फैसला किया गया है बरतानिया की रॉयल फैमिली की जानिब से, किंग्स चार्ल्स की जानिब से, कि इनसे तमाम जो टाइटल्स हैं वो वापस ले लिए जाएं। अब वो शहजादे नहीं हैं, और इसी वजह से बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है कि इज दिस फाइनली रॉक बॉटम फॉर मिस्टर एंड्रयू माउंटबेटन विंजर। प्रिंस से मिस्टर उन्होंने कहा कि माउंट बैटन विंजर वो हो गए हैं, मिस्टर बन गए हैं। और अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो इसमें बताया गया, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं। दिस अनाउंसमेंट माइट हेड ऑफ द इमीडिएट थ्रेट ऑफ पार्लियामेंट टेकिंग मैटर्स इनटू इट्स ओन हैंड्स एंड वोटिंग टू स्ट्रिप एंड्रयू ऑफ हिज टाइटल्स। ये बुनियादी तौर पे एक तरह से जो पार्लियामेंट की तरफ से खदशा था रॉयल फैमिली को, कि ये ना हो कि पार्लियामेंट चीजें अपने हाथ में ले ले और वोट करके प्रिंस एंड्रयू के जो टाइटल हैं वो उनसे वापस ले लिए जाएं। MPs had become increasingly vocal about debating the scandal, and the Public Account Committee, वही Public Account Committee जो पाकिस्तान में भी होती है, and the Public Accounts Committee had been flexing its muscles over protecting public funding। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस शहजादे के ऊपर पब्लिक का पैसा खर्च होता है, आवाम का पैसा खर्च होता है, इसको जवाबदेह करना चाहिए, इससे ये मरात वापस लेनी चाहिए। और फिर वो मरात उससे वापस ले ली गई। और यहां पे हमारे ऐसे जमहूरी शहजादे शहजादियां हैं जिनकी मरात में रोज रोज इजाफा होता है, तरह तरह के इल्जामात लगते हैं, दुनिया भर में जायदादें पकड़ी जाती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। लोग कहते हैं कि भाई तुम होते कौन हो पूछने वाले, तुम्हें क्या तकलीफ है, हमारी जायदाद है, हमारे जराए हैं, हम जो मर्जी कर लें। कभी किसी का झूठ पकड़ा जाता है, कभी किसी का क्या पकड़ा जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। वहां पे आप देखें कैसी है जमहूरियत के जो रॉयल फैमिली है, उनको भी पता है कि अब अवामी प्रेशर आ रहा है, अब पार्लियामेंट का प्रेशर आ सकता है, तो उससे पहले ही हम खुद ये फैसला कर लें और शहजादे से ये टाइटल्स वापस ले लें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।